बार कहा गया है, पानी इस बिहार की सरकार के हाथों में नहीं है, चाहे जो सरकार है। दिल्ली की जो सरकार है वही विदेश की हुकूमत से बात कर सकते हैं। 2004 के आसपास करीब करीब हम लोग अंतिम निर्णय में पहुंच रहे थे और उसकी शुरुआत होने जा रही थी। पूरे पानी का क्या हिसाब किताब है और उसके लिए किस तरह से बनेगा बांध बनेगा तो कितने लोग स्थापित होंगे। उस समय गांव के लोगों को बचाने में क्या खर्च आएगा, उसमें हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। दोनों हमारे 3 दफ्तर खुल गए थे। काठमांडू में भी हमारा लाइसेंस रहता है। अब वो सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ कि 20 साल से बदला। आज या कल बिहार को बाढ़ से बचना है तो डैम बनाना ही पड़ेगा। बाढ़ का नियंत्रण का एक ही कंसेप्ट, आप प्रवाह को नियंत्रित करोगे, प्रवाह को नियंत्रित करोगे तो बाढ़ का नियंत्रण करोगे। तटबंध हमारे फैलाव को रोकते, पानी फैल न जाए इलाके में, वह पानी को रोक नहीं पाता है, फैलने से रोकता है। लेकिन हमें जो डैम बना रहा हो, कोसी का, गंडक का, बागमती का, वो सारे का स्रोत हिमालयन रीजन नेपाल में, और जहाँ से पानी का स्रोत है वहीं पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आपको निर्वाह बढ़ाना पड़ेगा। अब इस सवाल को बहस का विषय नहीं रह गया। यहाँ का सर्वदलीय समिति हम लेकर के गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। श्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान विषय मंत्री हुआ करते थे। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में वाजपेयी जी शुरू किए, क्या राहत चाहिए। उनके अफसर कुछ बोलने लगे, उनके प्रधानमंत्री जी, कृपया पहले इस बात पर सुनिए कि प्रतिनिधिमंडल आया क्या। हम बाढ़ में किसी को भोजन और दवाई के लिए नहीं आए हैं, वो तो बिहार की सरकार कर देता है। हम आए हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा कि। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ। नेपाल से पहले बात होती थी, बिहार की सरकार का प्रतिनिधि नहीं रहता। हमने तय कराया, सारे दस्तावेज हैं सिंचाई विभाग, जिस स्तर का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार बनाएगी उस स्तर का एक पदाधिकारी बिहार के लिए रहेगा। अर्थात यदि तकनीकी पदाधिकारी होंगे तो हमारे लिए ठीक होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव यदि कमेटी कोई बनेगी तो हमारे सिंचाई के सचिव होंगे, और यदि मंत्री स्तर से का स्तर होगा सरकार का तो उसमें हमारे हाथ में भी सिंचाई मंत्री हमेशा रहना। तो बात खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ नहीं हो रहा। जब तक बंद होने के कतार पर नापी जोशी का काम खत्म हो गया। 20 साल से करते रहे। बाढ़ का पानी अभी तक पंथों में रोकना चाहेगा, वो मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, फैलाव को रोकेगा। अभी ओपन डिस्चार्ज है, प्रवाह ओपन है तो तटबंध फैलाव को रोकेगा, प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। प्रवाह को नियंत्रित जो बांध बने हैं वही
आपको नहीं लग रहा है कि रख रखाव सरकार जो है वो सही तरीके से हो पा रही है? ठीक है, बांध का। बांध का, तटबंधों का। देखो, उसके नियम बने हैं। मुझे एक ही चीज का अनुभव हुआ, हमेशा कटाव रोधी कांच, नियम है, विज्ञान है कि वह न्यूनतम जल प्रवाह होने दिनों में उस समय होना चाहिए, लोएस्ट लेवल भी बोलते हैं। और हर नदी के बचाव के लिए ईश्वर जहाँ बने हैं वो रक्षा करेंगे। और बाकी जो जिसका हर नदियों का एक डेप्थ कटाव का होता है, नदी ऊपर से नहीं काटती है, नदी अंदर से काटती है। स्काउरिंग डेप्थ एक टेक्निकल शब्द, हमको उतनी दूरी में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि जब नीचे से कटा हो तो हमारे सुरक्षा की सभी सामग्री वहां वहां तक पहुंची है। इसको हम लोएस्ट लेवल है कटाव का, जो हमारा डेप्थ स्काउरिंग है वहां तक पहुंची। दोनों चीजों को, सब तकनीकी चीजें पहले काम होते थे, जाकर के शुरू वही होता था अप्रैल मई में। तो यह डेटा भी नहीं था कि नदियों का न्यूनतम प्रवाह कब हो। सारी चीजों को मैं वैज्ञानिक ढंग से सारी चीजों को इकट्ठा करवा करके तय कराया। और उसमें जब आया कि जो जाड़े का दिन होता है उस समय बर्फ नहीं पिघलती, तो न्यूनतम जल स्तर उसी समय होता है। और ज्यों ही गर्मी का सीजन आता है तो बर्फ पिघलने लगती है। मई में ही कोशी में फ्लैश फ्लड आ जाता है। तो जो भी काम खत्म करना हो मई के पहले कोशी में, गंगा इत्यादि में जो यहाँ इधर की यहाँ फ्लैश है हमेशा सितंबर में आता है। इससे आप देखो सितंबर में गंगा में पानी आया है, सोन में यहाँ पर आया। तो यहाँ जो भी काम करना है उसमें मई के बाद ही जून तक कर सकते, जून के बाद नहीं। और सबका हमने कैलेंडर बनवा दिया। फर्स्ट मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सिंचाई विभाग प्रस्ताव लेकर के जाएगा कि कितने पैसे का कटाव रोधी कार्य इस बार होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, उसकी स्वीकृति के बाद आगे काम होगा। और जितने भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो सभी पहले ही खरीद करके रख दिए जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, सिलीगुड़ी से पत्थर आ रहा है, मिर्जापुर से पत्थर आ रहा है। जब वैज्ञानिकों से हमने बात की कि भाई ये पत्थर आवश्यक है क्या, तो कहा साहब ये तो और एक्टिवेट कर देता है हमारे इरोजन को, इसको रोका जाए। और जियो बैग से काम जो पहले होता था उसके एक तिहाई चौथाई दाम पर काम हम लोगों ने करना शुरू किया। वरना पत्थर मिर्जापुर से आ रहा है, सिलीगुड़ी से आ रहा है, अनर्थ खर्च। तो खर्च को भी मिनिमाइज और वैज्ञानिक ढंग से सारे कामों को करने का काम। हमेशा पत्थर को आप रखोगे तो उसमें वॉइड रह जाता है, और जहां पर वॉइड होगा जेट एक्शन पानी का होता है। और जब बोरे का जियो बैग दोगे तो वह एक कहीं पानी के तटबंध की देने की जान देता है। ये सारा काम कैलेंडर से लेकर के मटेरियल्स क्या लेने हैं सारी चीजें समय का रिटर्न हमने तय करा दिया था। तो वैज्ञानिक ढंग से उस समय के काम होते थे। लेकिन बावजूद भी विधानसभा के भीतर इरिगेशन मिनिस्टर
गया है कि हमेशा तटबंधों के भीतर सिल्ट आता जा रहा है, और नतीजा है कि नदियां ड्रेनेज सिस्टम है, इलाके के पानी को अपने अंदर लेकर के समुद्र तक ले जाना, कैरियर सिस्टम है पानी का। लेकिन जैसे जैसे शीत आता गया, कल्पना करो जो वहाँ की नेचुरल लेवल है उससे 2 फीट 2.5 फीट ऊपर नदियां हमारी हो गई, तो सिल्ट भी वही डैम पर रुकेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं। और सिल्ट को ऐसे कि पल पर आप निकलवा लोगे, असंभव काम, यह असंभव काम है। ऐसा काम है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब तक पहाड़ से पानी आता रहेगा, सिल्ट आता रहेगा, और तुम्हारी सारे पैसे उसी में लग जाएंगे। उसका एक ही तरीका था, डैम बनाओ, डिस्चार्ज को आप कंट्रोल करो, आप उसके कंट्रोल करो सिल्ट को। और एक ही बात पर नेपाल नहीं मानता था, वो कहता था कि हमें भी समुद्र तक जाने का आप नदियों में रास्ता दो, और बिहार सरकार इतराज कर देती थी। हमने अपनी कलम से कहा कि नहीं, नेपाल की ये मांग जायज है, हम उसकी जमीन को डुबाएंगे तो हम भी उसको समुद्र दुनिया का व्यापार करने देंगे। आज भी सड़कों के मार्फत होता ही है। अफसर क्या लिख देता था दिल्ली का, सिक्योरिटी थ्रेट है। अब आप बताओ, जनता को आप लोग बरगला रहे हैं और कहीं ना कहीं भयभीत कर रहे हैं। इसमें कोई सवाल था, मैंने सबके सामने इस पत्र को जारी किया कि सरकार स्वयं कह रही है कि जनता हमें काम नहीं करने दे रही, और ये ताकत की बदौलत इस मीटर को लगाने की योजना बनाएगी। इसलिए इस पर एक बड़ी बात हो चुकी है। पकाने का सवाल कैसा, यदि कोई काम खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर रहे हो तो मेरे पकाने से कोई नहीं रहेगा, और तकलीफ में जो पड़े हुए हो तो लाठी और डंडे से मार करके रोग का निदान नहीं किया जा सकता है। संवेदनशील सरकार को होना चाहिए। क्या लग रहा है सर, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक 50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं। सारे लोग यदि विरोध होता है तो सभी लोग घर से बाहर होते हैं। अच्छा ये बताओ, बिहार में 2 करोड़ से अधिक हाउस होल्ड यही कह रहे हैं कि हर घर में हम 50, और इन्होंने 1 करोड़ 70 लाख का इन्होंने टेंडर किया, अलॉट किया है अडानी साहब को और उनके जैसे ही 1 अरबपति। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। 60,000 रुपया 1 मीटर का खर्च है। पैसे 60,000 जोड़े गए हैं, केवल अब तक कह रहे हैं कि 54 लाख बता रहे हैं, तो उसकी कीमत कितनी है? ये पैसे कहाँ से आएंगे? राज्य के खजाने से भी आएंगे, तो यहाँ भी जनता ही तो पैसा है, और नहीं कल वसूल करेंगे आम जनता से। मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, संयोग से अगर कहीं मीटर नहीं है तो उसी मीटर को लगाओ, वो मीटर की प्रणाली क्या सही लोगों के सामने नहीं आ रहा था? देखा किसी ने खास घर में कितने लोगों को कितना इन्होंने मेहनत किया। अब मैं सुन रहा था ज्ञानी लोगों को, पहले बाथरूम की लाइट जला करके छोड़ देते थे, आप घर पे जाते हैं तो पहले की बात की पता हिस्सा था,
मीटर पहले तो लगा हुआ था, तो बाथरूम का कोई अलग से था लेकिन नहीं क्या? अभी भी ज्ञानी लोगों से मैं क्या बात करूं, स्वयं अज्ञानता की बात। अभी हमारे घर में कोई मीटर लगा हो, टेस्टेड मीटर, इसके आधार पर सारा देश चल रहा था। तो ये कहना कि आपके घर में पहले लाइट जलते हुए छोड़ते थे, अब लाइट जलता हुआ नहीं छोड़ते, क्यों? पहले भी हम छोड़ते थे, आज भी छोड़ेंगे, तो हमारे मीटर में अंतर कैसे आ जाएगा? कोई है विज्ञान इसका? तो घर के हर हिस्से का कंजम्पशन, चाहे पूरी मीटर रहेगा उसमें आता रहेगा। लेकिन अभी मैं उसके दूसरे पार्टी कट पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन तुम ये तो बता दें कि ये क्यों इतने परेशान है? हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए का, उसके बदले में तो उनको प्रोडक्शन में जाना चाहिए। यार आज या कल अपनी आवश्यकता को पूरी नहीं करेगा तो देश के भरोसे और बाजार से खरीद कर परिवार को नहीं चला सकते हैं। ये अपने अपने उत्पादन केंद्र को बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हाथों हाथ करने में क्यों 80,000 करोड़ रुपया जो यहाँ पर लगे हो भारत सरकार के उत्पादन केंद्रों को खड़ा करने में लगे, और जो भी उनके उत्पादन केंद्र थे उन्होंने बंद कर दिया, बिक्री कर दिया। क्यों ऐसा काम किया जाता है उसको करना चाहिए। हर घर में बिजली, मैंने बताया कि देखो इसकी शुरुआत लालू जी की केंद्र सरकार में रहने पर हुआ। उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार 6-7 सालों की, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे माननीय नीतीश कुमार। इसमें क्यों नहीं बिजली आपने आने दिया इस बिहार में? क्यों लालू जी यहाँ रहते हैं तो तबाह करते हो, लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं तो बिहार की तबाही दूर करने का प्रयास करते हैं। आप तो दिल्ली में रहते हो तो बिहार को तबाह करते हो, और बिहार में आते हो तो और तबाह करते हो। ये राजनीति नहीं है और ये समाजवाद नहीं है, और यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 1 अक्टूबर को सिक्योरिटी से बेशी हम कहीं भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में लौट गए, बैठ करके कोई भी चीज ले लेगा। एक नदियों के भीतर जहाँ हमारे टर्मिनल बने हैं उसके अलावा और कहीं खड़ा नहीं हो सकता, और नियंत्रण हो जाता है। इस जिस दिन हमने इसको भारत सरकार से मनवाया, नेपाल हमको आगे बढ़ने की अनुमति दे दिया, और हमारा एक जो रिपोर्ट फर्स्ट होता है उसको बनाने के लिए एक्टिव हो गया। बताओ नीतीश कुमार 20 साल में आपने क्या किया? आप तो बैठे थे चुपचाप, हम यहाँ पहुंचे थे आप वहीं छोड़ करके चले गए। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ नाटक करने की जरूरत नहीं। फ्लड को रोकना है तो हाई डैम बनाना पड़ेगा, और हाई डैम बनेगा भारत के और नेपाल के सरकार की सहयोग से। वरना जब बाढ़ आ जाएगी तो राहत का काम कर सकते हो जो आपदा प्रबंधन का काम है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। की तैयारी कर रहे हैं, 1 तारीख तमाम प्रखंड कार्यालयों पर धरना देंगे स्मार्ट मीटर को लेकर के। आगे की रणनीति क्या है सर, क्या तैयारी है? देखो तैयारी हमारी क्यों होगी, हम तो पब्लिक के साथ खड़े हैं। आम जन का जो विरोध है हम उनके साथ खड़े हैं, और सरकार से यही हम बात कर रहे हैं या जनता की तरफ से मांग कर रहे हैं। जनता को
जो पहले ही से जनता तकलीफ में पड़ी है, एक अन्य दूसरी तकलीफ न उनके सर पर खड़ा हो। आपकी और चीजें मैं बता चुका हूँ कि इतनी बेचैन क्यों है बिहार की सरकार पूरे देश के भीतर अकेले इस योजना को चलाने के लिए तत्पर है। महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्य में चला रहे हैं, क्यों तत्पर है? तो पब्लिक की तकलीफ की उसके लिए हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन नहीं है, आम जन का एजुकेशन है, हम उसके साथ कार्यकर्ता जनता के साथ ये जन आंदोलन है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन जनता खुशी खुशी मान रही है, हम लोग को क्या करा देते हैं? क्यों? यदि जनता को नुकसान और परेशानी है और वह अपने नुकसान और परेशानी से बचना चाहती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। महागठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ कल महागठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ धरने पर होंगे। सभी लोग करीब आम जनता जहाँ शामिल होगा तो आप क्या समझ लीजिए, आम जनता भी कोई बिल्ला साठ के जीवन नहीं जीती है। हो सकता है एनडीए की लोग भी समर्थक हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं है? अपने एनडीए के समर्थकों से पूछ करके उनके घर में लगा दो, हम लोग नहीं जाएंगे क्या? लेकिन वह एनडीए का हो या इंडिया गठबंधन का हो या इसे की अलग तटस्थ कोई हो, परेशानी को सबको एक तरह की जैसे बाढ़ आई थी तो क्या दल के आधार पर खेतों में पानी, गाँव में पानी गया है क्या? नहीं। इस आपदा में तो सभी लोग एक साथ। इसी तरह यह आपदा आम जन की, तो आम जन की आपदा है तो हम लोग तो सरकार भी सब कह रहे हैं, हम तो घरों में नहीं जा रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन यदि घर में वह परेशानी में पड़ेगा रोकेगा तो निश्चित हमारे इसका समर्थन सब यहाँ में भाड़ा है। कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, उसको नियंत्रण नहीं कर क्या होंगे? कोई काम होगा? बीजेपी के राष्ट्रीय दिल्ली भी भारत सरकार है, हो सकता कोई चर्चा करने गए हैं। जेपी नड्डा अचानक भारत बिहार आए थे और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अचानक बिहार दौरा उनका था, समीक्षा बैठक के लिए आए थे। नीतीश जी अचानक दिल्ली पहुंचे तो कहीं नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ सरकार के अंदर ये मेरी आदत अंदाज करने की नहीं है, कल क्या होगा तो कल हम और सभी लोग जानेंगे। लेकिन आज हम क्यों कोई कल्पना कर लें, इससे क्या फायदे होंगे? नहीं, बिना मुलाकात के हुए जेपी नड्डा चले गए थे, दूसरे दिन सीएम चले जाते हैं। अब तो बात समझ में नहीं आ रहा है, बंद करो।